So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what is specific heat capacity and what are different types of specific heat capacities for gases. तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था what is specific heat capacity. Specific heat capacity, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए अलग से डिफाइन करते हैं और गैसेस के लिए अलग से डिफाइन करते हैं. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड सेपरेटली फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड इट इज सेपरेटली डिफाइंड फॉर गैसेस. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड अगर याद होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस. क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में यू कैन डायरेक्टली मेजर मास. गैसेस के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्टली मास मेजरमेंट नहीं कर सकते हो. समटाइम्स यू कैन डू, समटाइम्स यू कैन नॉट डू, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. तो गैसेस के केस हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का केस. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में यू कैन डायरेक्टली मेजर मास. सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat capacity for solids and liquids. Similarly for gases, अब गैसेस के केस में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ तो टेम्परेचर के साथ साथ या तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या फिर प्रेशर चेंज होगा. सो रिमेंबर, एनी चेंज इन टेम्परेचर फॉर गैस इज ईदर अकम्पनीड बाय चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर. तो यहाँ पे जब तुम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हमको दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता है. अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा तो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. रिमेंबर, एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज ईदर accompanied बाय चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम. तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रख के तुम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम चेंज होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, अभी तक मैंने क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया है, ऑफ अ गैस बाय 1 degree Celsius और 1 Kelvin by keeping pressure constant is known as specific heat capacity of a gas at constant pressure. Similarly अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख दे तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 degree Celsius और 1 Kelvin by keeping वॉल्यूम कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. फिर हमने ये देखा था कि अगर अब मैं क्वांटिटी भी बता दूं कितना है, तो क्वांटिटी जब बताओगे या तो मास के टर्म्स में बताओगे या फिर बताओगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स. तो इफ यू आर डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मास तो उसको तुम बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. क्या बोलते हो? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस. अभी आपने यूनिट मास बोल दिया मतलब 1 किलोग्राम ऑफ गैस. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin by keeping pressure constant is called as principal specific heat of gas at constant pressure. इसको डिनोट करते हो SP से. सिमिलरली अगर मेरे पास क्वांटिटी ऑफ गैस 1 मोल है तो उसको बोलोगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. क्योंकि अभी मैं वॉल्यूम पे गया ही नहीं, मैं प्रेशर की ही बात कर रहा हूँ. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin by keeping pressure constant is known as molar specific heat of gas at constant pressure. इसको डिनोट करते हैं हम लोग CP से. गुड. सिमिलरली फॉर वॉल्यूम भी सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशन तुम बना सकते हो. अब तो आई डोंट थिंक कि मुझे वापस से वो सब तुमको रिवाइज करवाना चाहिए. नाउ यू आर एक्सपर्ट, तो आपको पता है हाउ टू डिफाइन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. पता है ना? एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो अभी तुम खुद डिफाइन कर लोगे. तो ओवरऑल
हम लोगों ने कल यहाँ तक कंप्लीट किया था, और इसको डिनोट करते हो SV से, और इसको बोलते हो CV। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फॉर इन द लास्ट सेशन। अब इसके आगे नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीट इक्वेशन, और ये हीट इक्वेशन तुमको पहले से ही पता है। हीट इक्वेशन ये आपको पहले से कैसे पता है वही बता देता हूँ। तो इफ यू रिमेंबर, हमने S इक्वल टू, यू रिमेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 एटलीस्ट 8 ऑफ यू मीट मी आफ्टर क्लास। चलेगा नहीं, ये लेट वेट आना नहीं, लेट हो गया तो अभी इसके बाद से क्लास में आना नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था आपको, लोग 11वीं से 12वीं जब जाते हैं तो टीचर आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, गुड 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 गुड, सो दैट यू टेक एडमिशन। मेरा उल्टा काम है, नहीं चलेगा। यू हैव टू बी हियर ऑन टाइम। गुड। देन यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो S था, S, इसको मैं लिखा था डेल्टा Q इक्वल टू M डेल्टा T। तो डेल्टा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, इसी को हीट इक्वेशन बोलते हैं। तो कोई दूसरा नया टॉपिक है ही नहीं, ये हमने ऑलरेडी देखा था। देखा था क्या? यस। सिर्फ डेल्टा Q को क्या लिख दिया, MS डेल्टा T, ये बन गया आपका हीट इक्वेशन। क्या बन गया ये? हीट इक्वेशन। क्या बन गया ये? हीट इक्वेशन। अब सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो भी समझ लो। इट इज वेरी सिंपल। सो एट दिस स्टेज एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि तुमको स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का मतलब समझा है। मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस। अभी मैं सॉलिड लिक्विड गैस अलग से नहीं बोल रहा हूँ, ऑफ एनी सब्सटेंस। उसका मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट? गुड। सो इफ फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट 1000 जूल है, कितना है? 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा? 1000 जूल। जिनका ध्यान नहीं, अभी भी ध्यान दो यहाँ पे। इफ आई हैव अ सब्सटेंस whose principal specific heat capacity is 1000 joule per kg per degree Celsius, उसका मतलब ये होता है कि उस सब्सटेंस 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 1000 जूल। पक्का? एंड वाइस वर्सा, अगर 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट सप्लाई होता है सब्सटेंस को, और जब टेम्परेचर फॉल होता है तो हीट रिलीज होता है। तो वाइस वर्सा, अगर 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल हो रहा है तो उसका मतलब ये भी होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज? 1000 जूल। बस यही दो चीजों को जब आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हो तो वो बन जाता है हीट इक्वेशन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वी नो दैट, let us take for an example, consider a substance with specific heat of 1000 joule per kilogram per degree Celsius. So it means that to raise the temperature of 1 kg of that substance by 1 degree Celsius, 1000 joule of heat is required. Right? एंड अदर वे राउंड, अगर 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल हो गया तो कितना हीट रिलीज होगा? 1000 जूल। तो सिमिलरली इफ द टेम्परेचर of 1 kilogram of that substance
of that substance falls by 1 degree Celsius, 1000 joule of heat is released. गुड, पक्का पक्का. अब इसी को हम हीट इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. और ये तो तुमको पहले से ही पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी. दिस इज हीट रिक्वायर्ड, मतलब हीट सप्लाइड या फिर हीट रिलीज्ड. अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट रिक्वायर्ड होगा, बाहर से हीट मटेरियल को देना पड़ेगा. अगर टेम्परेचर फॉल होगा तो हीट रिलीज होगा. तो हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, हीट सप्लाइड और रिलीज्ड इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू व्हाट, स्पेसिफिक हीट. बेसिकली ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, तो वो प्रिंसिपल ही लिख दो क्योंकि हम मास की बात कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर. ये बन गया आपका हीट इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज हीट इक्वेशन. और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक समझने के लिए. थर्मल कैपेसिटी के बाद एक टॉपिक है कैलोरीमेट्री. वो समझने के लिए और रिलेटेड फॉर्मूला समझने के लिए ये इक्वेशन तुमको पता होना ही चाहिए. नंबर 2, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे सीईटी के, ये नहीं पता तो सीईटी के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे. इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज हीट इक्वेशन, इज नोन एज हीट इक्वेशन. पक्का पक्का, गुड, क्लियर है यहाँ तक. तो अगला टॉपिक होगा थर्मल कैपेसिटी. ऐसा है क्या, है थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी. नहीं हम कल आओ, कल मिलते हैं. हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी. देखो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी में, मतलब हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी और हीट इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है. हीट इक्वेशन में आपने क्लियरली बोला कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस है, कितना, 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, उसका मुझे टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस से. सही है, राइट. अगर उस सब्सटेंस का प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 1000 है तो कितना एनर्जी लगेगा, 1000 जूल. करेक्ट. अब नाउ रिमेंबर, अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास 1 kg नहीं है, तो वॉट एवर द मास इज, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, वॉट एवर इट इज. अब मुझे पूरे के पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से. कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से. क्या सप्लाई करना पड़ेगा, हीट. तो जितना भी हीट लगेगा उसको क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी. मतलब अब तक जो हमने कंडीशन डाल के रखी थी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम, बस वो हटा दिया. उसी को क्या बोल दिया, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी. सो इट इज कल. So how do you define heat capacity or thermal capacity? It is the amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. तो अभी वो यूनिट मास का कंडीशन हटा दो. यूनिट मास अगर बोलोगे तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है. यूनिट मास नहीं बोल के पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो वो क्या होता है, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी. सिंपल. It is the amount of heat. It is the amount of heat required to raise the temperature. To raise the temperature of whole body
तो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग 1 किलोग्राम, वी आर सेइंग whole body by how much 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as what? Thermal capacity or heat capacity is known as thermal or heat capacity. गुड. अब इसका इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. यू रिमेंबर हीट इक्वेशन? हाँ, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी. सिर्फ यहाँ पे जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो 1 कर दो, क्योंकि टेम्परेचर कितने से बढ़ा रहे हो, बस बन गया. दिस इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. डेल्टा क्यू लिखना है, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो, लेकिन डेल्टा क्यू का मतलब ये होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 1 kg मास नहीं है ना. अगर मास बहुत ज़्यादा हुआ तो हीट भी बहुत ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डेल्टा हटा दिया. तो क्या बन गया? m इंटू एस. सिंपल. तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी इज व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. तो वो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 1. कमिंग टू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यूनिट्स पे. यहाँ के यूनिट्स और वहाँ के यूनिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे दिस इज, अरे ये हीट है, हीट. हाँ तो हीट है, ये हीट जूल में ही होता है. कैसे जूल में? मैं बता देता हूँ. जब तुम बोलते हो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, याद है क्या एस के यूनिट तुमने क्या फाइंड किए थे? एस तुमने कहाँ से लाया था? डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी. तो तुमने क्या बोला था? जूल और किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस. अब ये तो जूल ही है ना. हाँ तो ये तो जूल में ही आने वाला है ना. हाँ, लेकिन जब तुम थर्मल कैपेसिटी लिखते हो तो क्या होता है? एम एस. वेरी गुड. व्हाट इज एम? केजी. व्हाट इज एस? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर ऐसा यूनिट में तो केल्विन भी लिख सकते हो, है ना. तो जूल पर केल्विन हुआ तो कौन होगा? थर्मल कैपेसिटी. अब एक क्वेश्चन कल ही जेई के बैच में हुआ हमारा, उसमें 2 जगह पे एक क्वेश्चन में 3 सब्सटेंस थे. 3 में से 2 सब्सटेंस का आपको एक पैरामीटर दिया था जिसका यूनिट था ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. तो वो कौन हो गया? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. और एक जगह पे दिया था जूल पर केल्विन, तो वो कौन हो गया? थर्मल कैपेसिटी. तो अनलेस एंड अनटिल यू आइडेंटिफाई, और थर्मल कैपेसिटी इज m इंटू एस, मतलब डायरेक्टली m इंटू एस की वैल्यू दी थी. अगर वो पैरामीटर ही नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, गुड. तो वी विल नाउ मूव टू क्वेश्चंस. तो सबका ध्यान यहाँ पे. सफिशिएंट टाइम विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर बुक्स एंड राइट डाउन. तो अभी फिलहाल गड़बड़ मत करो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 7.13. If the temperature of 4 kg mass of a material of specific heat capacity 300 joule per kilogram per degree Celsius rises from 20 degree to 30 degree, find the heat received. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको गिवन पैरामीटर में मास बता दिया है. कितना है मास? 4 kg. और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दे दिया है. कितना है वो? 300 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 20 से 30 हो गया तो डिफरेंस कितना आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस. और आपको क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड. मतलब क्या पूछा है? डेल्टा क्यू. तो मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, मतलब हीट इक्वेशन. तो सिंपल. डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम की वैल्यू 4 है, एस की वैल्यू 300 है, और ये कितना है? 10. राइट. अब सिर्फ आंसर से मतलब नहीं रखना, थोड़ा सा यूनिट्स देख लेना. यूनिट्स सही हो तो आंसर सही है. तो ये तो करेक्ट है वैसे 12,000 है, बट सिर्फ ध्यान दो ये केजी में था क्या? हाँ. ये जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में था क्या? हाँ. ये डिग्री सेल्सियस में था क्या? हाँ. ये डिग्री सेल्सियस में है तो वो डिग्री सेल्सियस में होना ही चाहिए. कैंसिल. तो किस में आएगा? जूल में. तो 12,000 जूल्स. तो 12,000 जूल इज योर आंसर. 12,000 जूल. डन.
चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 7.14, फाइंड द थर्मल कैपेसिटी। यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड द थर्मल कैपेसिटी फॉर अ कॉपर ब्लॉक ऑफ mass 0.2 kilogram if the specific heat capacity of copper is 290 joule per kilogram per degree Celsius। तो आपको फाइंड करना है हीट कैपेसिटी मतलब थर्मल कैपेसिटी। और मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले ही आपको बताया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, m इंटू एस। तो टू सिंपल, तो Q इक्वल टू m इंटू एस। एम की वैल्यू कितनी है 0.2, एस कितना है 290। 290 का 10 इसको दे दो तो 0.2 इंटू 10 इज 2, 2 इंटू 29 इज 58 यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस। पर केल्विन, अगर वो पर केल्विन में होता तो ये किस में है, पर डिग्री सेल्सियस। Okay, next question will be practice problem number 2। तो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी बाकी के क्वेश्चन का थ्योरी बाकी है, तो जितना हुआ पहले वो तो देख लो। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी, हीटिंग अ 2 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ लेड by 30 Kelvin और हीटिंग अ 4 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ कॉपर by 5 Kelvin। आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट फॉर लेड 128 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, अभी इस केस में पर केल्विन दिया है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी केल्विन में दिया हुआ है। और कॉपर का कितना दिया हुआ है 387 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दो सब्सटेंसेस है, दो, एक है कॉपर एक है लेड। तो जो मास ऑफ लेड ब्लॉक है, वैसे व्हाट इज द सिंबल फॉर लेड, Ab, ओके। एंड व्हाट इज Sb, एंटीमनी, ओके। तो मास ऑफ लेड ब्लॉक कितना दिया हुआ है 2 kg। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लेड, हाउ मच 30 Kelvin। एंड हाउ मच इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट फॉर लेड 128 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। वो पर मतलब -1, तो मैंने ये बीच में दिखा दिया ना रेशो, तो करेक्ट है। देन व्हाट अबाउट मास ऑफ कॉपर ब्लॉक, कितना 4 kg। हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर 5 Kelvin। व्हाट इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट फॉर कॉपर 387 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। गुड। अब आपको पूछा है विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी, मतलब लेड का 2 किलोग्राम के ब्लॉक का टेम्परेचर 30 केल्विन से बढ़ाने में जो हीट लगेगा और कॉपर के 4 किलोग्राम ब्लॉक का टेम्परेचर 5 केल्विन से बढ़ाने में जो हीट लगेगा, उन दोनों में से कौन सा ज्यादा है। तो आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हीट रिक्वायर्ड फॉर लेड एंड हीट रिक्वायर्ड फॉर कॉपर। बस ये आपको फाइंड करना और कंपेयर करना है। तो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें सेम फॉर्मूला लग रहा है हमको। व्हाट इज डेल्टा क्यू, एम एस डेल्टा टी, सिंपल, गुड। तो you just have to find out what is delta Q for lead, M lead, S lead, ओ लीड नहीं होता, लेड होता है, लीड इज नॉट लेड, इट इज लेड। So anyways, doesn't make any difference how you pronounce it, but you just need to know proper pronunciation of that. What is mass of lead? 2. And how much is this? 128, I guess. 128. And this was how much? 30. 30 था ना? 30 था ना? 30? हाँ 7680 करेक्ट। लेकिन मल्टीप्लाई करते कैसे हो, पहले अभी जो नए हैं यहाँ पे
थोड़ा सा अभी तुमको पेन पेपर पे कैलकुलेशन करना अलाउड नहीं है, दोज वर न्यू, खासकर उनके लिए। तो यू नीड टू नो हाउ वी डू नॉट यूज लॉग टेबल्स, वी डू नॉट यूज तुम्हारा नॉर्मल वाला वो मेथड 128 इंटू 2, वैसा नहीं करते हम लोग। हम थोड़ा सा यहाँ पे मेथड चेंज करते हैं। 128 इंटू 2 पता ही होता है 256। वैसे बाय द वे तुमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं वापस बता देता हूँ एक बार, पहले भी बोला है मैंने ये। 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 7 is 128, 2 raised to 8 is 256, 2 raised to 9 is 512, 2 raised to 10 is 1024। ये सारे के सारे दे आर साइजेस ऑफ रैम। जो आपके मोबाइल फ़ोन में आप मेमोरी कार्ड से अगर रैम यूज़ करते हो ना, तो जब आप बोलते हो कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें 1 GB ऑफ रैम है, इट इज़ बेसिकली 1024 MB। It means 2 GB of RAM, it is 2 raised to 11, which is 2048. When you say I have 4 GB, it is 4096। तो ये नंबर के साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि बहुत जगह पे आने वाला है कैलकुलेशंस में। तो 128 आया इसलिए बता दिया, इंटू 2 is 256, 256 का 6 फिलहाल साइड में रखो, रख दिया। क्या कितना बचा? 250, 250 इंटू 3, सबका ध्यान यहाँ पे। योर ब्रेन इज फास्टर देन कैलकुलेटर्स, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज इट। कैलकुलेशन करते वक्त क्या करना होता है पहले वो समझ लो। ये 128 इंटू 2 था, 256, 256, 6 को साइड में रखो, रख दिया। क्या कितना बचा? 250, 250 बचा, 250, 250 इंटू 3, 750, कितना? 750, 750, 6 साइड में रखा था, 6 और 3 18, 750 में 18 ऐड कर लो, 768, और ये जीरो तो हमने पहले से लिया ही नहीं साथ में, तो अब ले लो 7680 जो आ गया। देन नंबर 2, डेल्टा Q फॉर कॉपर इज इक्वल टू M copper S copper delta T copper. What is M copper? 4. How much is that? 387, 89 नहीं था, 87 था, इंटू 5। ये तो और भी इजी है। 5 इंटू 4 20, 20 का जीरो साइड में रखो, मतलब 2, 387 का डबल, अरे 400 का डबल 800, 400 और 387 में 13 का डिफरेंस है, 2 बार डबल गिन लिया तुमने, 13 13 2 बार गिना, 26 माइनस कर लो ना, 800 में से 26 गया, 784, और वो जो जीरो तुमने छोड़ दिया था लगा लो, तो क्या हो जाएगा? 77840 जूल। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? किसका? कॉपर का। तो डेल्टा Q फॉर कॉपर इज ग्रेटर देन डेल्टा Q फॉर लेड। बराबर है कैलकुलेशन, डोंट वरी, इट इज करेक्ट। पक्का पक्का, श्योर श्योर, लॉक कर दे। वी आर नॉट इनटू कौन बनेगा करोड़पति, सो आई कैन नॉट टेल यू कि 2 करोड़ का क्वेश्चन है, लेकिन गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अभी इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, बिकॉज देयर इज अ टॉपिक इन योर नोट्स विच इज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक, जो बेसिकली सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन उस पर बीच बीच में क्वेश्चन आ जाता है। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। ऐसा है क्या? कैलोरीमेट्री के बाद देखो, है क्या चेंज ऑफ स्टेट? है कैलोरीमेट्री के बाद है चेंज ऑफ स्टेट, सब्लिमेशन, ये सब नाम दिखेंगे आपको वहां पे, बराबर। वो थ्योरी पार्ट कवर नहीं करना, सिर्फ तुमको चेंज ऑफ स्टेट का मतलब और उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर,
सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जब सॉलिड का, जैसे आइस का एग्जांपल ले लो, आइस का जब कन्वर्जन होता है वाटर में, इसका मतलब सॉलिड का कन्वर्जन होता है लिक्विड में, करेक्ट। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली होता यह है कि आपके पास आइस है 0 डिग्री पे, तुमने उसको हीट दे दिया। नॉर्मली जब तुम हीट सप्लाई करते हो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, बराबर। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जो तुम हीट सप्लाई कर रहे हो वो स्टेट चेंज करने के काम में आता है। तो आइस एट 0 डिग्री एंड इफ यू सप्लाई हीट इट बिकम्स वाटर एट 0 डिग्री। तो हीट इज नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बट इट इज चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग द स्टेट। तो याद रखना ये। तो हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर चेंज इन स्टेट, नॉट टू चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली जब वाटर 100 डिग्री पे हो विच इज बॉइलिंग पॉइंट, अब तुमने और हीट दे दिया, तो आइडियली हीट तुमने दिया तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। वाटर बिकम्स वाटर वेपर, गैस। तो एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इवन दो यू आर सप्लाइंग हीट, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, बराबर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। जब वाटर का कन्वर्जन वेपर में होता है उसको बोलते हो वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और जब वेपर का कन्वर्जन वाटर में होता है, वेपर मतलब गैस, इट्स कन्वर्टेड टू वाटर मतलब लिक्विड, उसको बोलते हो कंडेंसेशन। क्या बोलते हो, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। सिमिलरली जब आइस का कन्वर्जन वाटर में होता है उसको बोलते हो मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, और वाटर का कन्वर्जन आइस में हो तो क्या बोलते हो, फ्रीजिंग। क्या बोलते हो, फ्रीजिंग। गुड। तो इतना पता है तो सफिशिएंट इनफ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला आपको, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। हाँ बाय द वे, ये लैटेंट हीट का मतलब भी बता देता हूं मैं। आपके पास वाटर था एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज लिक्विड, आपने हीट सप्लाई कर दिया और वाटर का कन्वर्जन किस में हो गया, स्टीम में, अगेन एट 100 डिग्री। तो ये जो हीट यूज हुआ है इट इज यूज टू कन्वर्ट स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इसको बोलते हो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert liquid to a gas is called as latent heat of vaporization. तो specific latent heat of vaporization of water is, तो आपको latent heat of vaporization दिया है और latent heat को हम लोग normally denote करते हैं L से। किससे, L से। तो ये कितना है, 2.26 into 10⁶ जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। ओके, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। गुड। Then calculate the energy needed to change 5 ग्राम of water. कितना ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम। यस और नो, यस। और कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्राम ये सीजीएस यूनिट है और ये किस में था, केजी में। तो सारे पैरामीटर या तो सीजीएस होने चाहिए या फिर एसआई में। इसके लिए गिवन पैरामीटर लिखते टाइम ही कन्वर्ट कर लो तुम, राइट। तो क्या बोला है आगे, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज 5 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट व्हाट टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी बताया था तुमको कि एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो 100 डिग्री पे है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में। और वाटर का क्वांटिटी कितना है, 5 ग्राम, और लैटेंट कितना है, 2.26 इंटू 10⁶। क्वेश्चन समझा, यस और नो, यस। सिंपल क्वेश्चन। 5 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है और पानी से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो लैटेंट हीट की वैल्यू है वो दी हुई है 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। पर केजी मतलब 1 किलोग्राम पानी का कन्वर्जन स्टीम में करने के लिए इतना एनर्जी लगता है। 1 किलोग्राम पानी का कन्वर्जन स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी लगता है, सिंपल। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, और फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। जब भी चेंज ऑफ स्टेट के क्वेश्चन आए ना, चेंज ऑफ स्टेट, तो हीट रिक्वायर्ड इज मास इनटू लैटेंट हीट, हीट रिक्वायर्ड इज मास इनटू लैटेंट हीट। डन, खत्म, ये फॉर्मूला था, हो गया सॉल्व। तो व्हाट इज क्यू, मास इनटू लैटेंट हीट। व्हाट इज मास, 5 इंटू 10⁻³ और व्हाट इज एल, 2.26 इंटू 10⁻+6, कितना, +6। अब
वापस 1 मिनट ध्यान यहाँ पे, बात सिर्फ कैलकुलेशंस की है। 2.26 इंटू 5, सबका ध्यान यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। कैलकुलेशंस में बहुत ही प्रॉब्लम है आप लोगों का। 2.26 इंटू क्या करना है 5। एक काम करना, 2.26 इंटू 5 या किसी भी नंबर को इंटू 5 करना हो ना, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ सरकाओ, सरकाया, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 11.3 हो गया। 11.3 यही आता है, दिस इज व्हाट यू गेट। 11.3 इंटू 10⁻³ बराबर जूल। देखो आंसर क्या दिया है, यही है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है ना? यस, पक्का। 7 भी हुआ होगा, यस। 8 भी हुआ है, यस। चलो 9 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आपको याद होगा, हमने 3 गैस लॉज देखे थे, याद है क्या? 4 देखे थे, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है उसमें से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-जैक्स लॉ। उस पर एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं, ये एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो अ गैस एट 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, वो जो तुम 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-जैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को मतलब कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन बनाते हो, उसका नाम क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन याद है आपको? PV इक्वल्स टू nRT। उसमें जो T था वो कैपिटल T लिखा था हमने। हाँ, वो कौन से स्केल में था? केल्विन, एब्सोल्यूट स्केल। तो ये डिग्री सेल्सियस में चलेगा क्या? नहीं, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अ गैस एट 900 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड, मतलब तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो, अंटिल बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हाफ। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो थोड़ा सा पहले समझ लो, ऐसा है कि इनिशियल टेम्परेचर तुमको दिया है 900 डिग्री सेल्सियस, मतलब 900 में 273 ऐड करना पड़ेगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। कितना हो गया? 1173 केल्विन, बराबर। फाइनल वॉल्यूम इज V2 और इनिशियल इज V1, तो V2 इज V1/2। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में हाफ हो गया, हाफ। फाइनल प्रेशर P2 इज इनिशियल प्रेशर बाय 2, बराबर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइनल टेम्परेचर T2। क्या फाइंड करना है? T2। यहाँ तक क्लियर? तो यू हैव T1 का वैल्यू, you have V2 equal to V1/2 and P2 equal to P1/2 and you are supposed to find out T2। तो अगर आपको याद होगा PV equals to nRT, इसका मतलब PV/T equals to क्या होता है? nR। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला क्या हमने नंबर ऑफ मोल्स चेंज किया? नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और R भी क्या है? तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसका मतलब PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था, जब PV/T इक्वल टू कांस्टेंट आए तो P1 V1/T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? P2 V2/T2। वेरी गुड। तो ये बन गया फॉर्मूला। तो ये T2 क्या आएगा? व्हाट विल बी T2? T2 यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो P1 T1 वहां पे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या हो गया? P2 V2 अपॉन P1 V1। और ये T1 न्यूमरेटर में। अरे कुछ नहीं किया, इसको वहां लिखा, इन दोनों को यहाँ लाए और T1 को भी यहाँ लाए। हो गया क्या इक्वेशन रेडी? व्हाट इज P2/P1? What is P2/P1? 1/2. What is V2/V1? 1/2. And what is T1? 1173। अब पहले तो 1173 का आधा करो, फिर उसका भी आधा करो। व्हाट इज 1173 का आधा? 1100 का आधा 550। 73 का आधा 72 का आधा 72 का आधा 36।
73 का आधा 36.5, 36.5 और 550, 586.5, उसका और एक बार आधा, क्योंकि डिवाइड बाय 4 है ना, तो 586.5, उसमें से 0.5 साइड में रखो, 586 का हाफ, 500 का हाफ 250, 86 का हाफ 43, 240, 250 और 43, 293, और वो 0.5 का आधा 0.25, तो 293.25 केल्विन, बराबर। आंसर डिग्री में केल्विन में, केल्विन में, तो ये आंसर होना चाहिए, है क्या ये आंसर? पक्का पक्का? वो क्यों आया वैसा? क्योंकि इफ यू रिमेंबर, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273.15 होता है, हमने लिया क्या 0.15? नहीं ना, तो थोड़ा सा आंसर फर्क आना थोड़ा सा, पर 293 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, हाँ तो करेक्ट है, डन।